नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी और डीआरडीओ की तरफ से है। इंडियन नेवी की तरफ से भी अपने लॉन्ग टर्म मॉडर्नाइजेशन रोड मैप में एक फ्यूचरिस्टिक स्टेप को लेने का फैसला किया जा रहा है, जहां नेवी अपने पुराने AK-630 जैसे क्लोजन वेपन सिस्टम को भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी DW सिस्टम से रिप्लेस करने का प्लान बनाया जा रहा है। अब AK-630 सिस्टम के बारे में बात करें तो ये एक सोवियत तरह सिस्टम है जो कि एयरक्राफ्ट और एंटीशिप मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए नेवल वेसल पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी नेवी की तरफ से इसकी जगह पर एक 300 किलोवाट स्टैंडर्ड की लेजर बेस्ड सूर्य डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम को इस्तेमाल करने का प्लान बनाया जा रहा है, जो कि अभी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया है। अब समझते हैं कि सूर्य सिस्टम की खासियत क्या है। तो डीआरडीओ के सोर्सेज के हिसाब से सूर्य एक हाई पावर लेजर सिस्टम होने वाला है, जिसका पावर रेंज 100 किलोवाट से लेके 300 किलोवाट तक हो सकता है। ये सिस्टम फ्यूचर में क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स, रॉकेट और आर्टिलरी सेल जैसे हाई स्पीड टारगेट को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया जा रहा है। लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनमें एमुनेशन खत्म होने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ये शिप की पावर सिस्टम से डायरेक्टली एनर्जी को लेने वाले हैं और जब तक शिप में पावर मौजूद होने वाला है तब तक ये काम करने वाले हैं। एक और खास बात ये भी है कि इनका पर शॉट कॉस्ट मिसाइल के मुकाबले या किसी एमुनेशन के मुकाबले बहुत ही कम होने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये कि वेपन लाइट की स्पीड पर काम करने वाले हैं। अब ग्लोबल लेवल पर अगर देखा जाए तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा जंप होने वाला है। यूनाइटेड स्टेट नेवी की तरफ से अभी अपने वेसल में हेलियोस लेजर सिस्टम को डिप्लॉय किया जा चुका है, जिसका पावर आउटपुट रेंज जो है वो 60 किलोवाट से लेकर 150 किलोवाट तक ही सीमित है। चाइना भी अपने वॉरशिप पर सेम तरीके की लेजर सिस्टम को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत यहाँ पर 300 किलोवाट स्टैंडर्ड की सूर्य सिस्टम को ऑपरेशनल कर देता है तो ये दुनिया की सबसे ताकतवर लेजर वेपन होने वाला है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट और चाइना की तरफ से अभी जिन लेजर वेपन को डेवलप किया गया है वो छोटे साइज की ड्रोन्स और मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए 300 किलोवाट स्टैंडर्ड की लेजर वेपन मेल और हेल कैटेगरी की यूएवीज और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो प्रोजेक्ट 18 क्लास के डिस्ट्रॉयर में इनडायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट HAL की कैट्स वॉरियर प्रोग्राम की तरफ से है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की तरफ से अभी अपने कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स वॉरियर प्रोग्राम को एक नए लेवल पर ले जाने का प्लान बनाया जा रहा है। ये वही प्रोग्राम है जिसको 2021 में एक टन क्लास की लॉयल विंगमैन के रूप में शोकेस किया गया था, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप ही 2 टन क्लास का होने वाला है, जिसका पहला फ्लाइट 2027 में करने की प्लानिंग की गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी HAL की तरफ से 3 टन, 5 टन और 10 टन क्लास के एडवांस वर्जन पर भी काम करने की तैयारी किया जा रहा है, जिससे भारत की अनमैन्ड कॉम्बैट कैपेबिलिटी पूरी तरह से बदलने वाली है। अब सवाल ये कि कैट्स वॉरियर क्या करता है और इसकी खासियत क्या होने वाली है। ये सिस्टम बेसिकली मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम यानी ममटी कॉन्सेप्ट पर काम करने वाला है। मतलब ये ड्रोन तेजस Su-30 MKI और फ्यूचर में MK या फिर तेजस MK2 जैसे एयरक्राफ्ट के साथ लॉयल वुमेन के रूप में फ्लाई करने वाला है। इसका 2 टन वर्जन जो कि अभी ग्राउंड टेस्टिंग फेज में एंटर कर चुका है, HAL की PTI-7 टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल कर रहा है। ये ड्रोन इंटरनली 2 स्मार्ट एंटी एयरफेयर वेपन यानी 100 को कैरी कर सकता है और एक्सटर्नली एयर टू एयर मिसाइल को भी कैरी कर सकता है और 700 किलोमीटर की रेंज तक ये स्ट्राइक कर सकता है। अब HAL का प्लान है कि 2 टन क्लास की मॉडल के बाद अभी एक 3 टन और 5 टन क्लास के वर्जन को भी डेवलप किया जाएगा, जिसमें से 3 टन क्लास की वेरिएंट का मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 800 kg से 1000 kg तक होने वाला है और इसका एंडोरेंस भी 10 घंटे के आसपास होने वाला है। वहीं पर 5 टन वेरिएंट की बात करें तो इसको ऑफिशियली कैट्स वॉरियर 2 कहा जाने वाला है, जिसमें HTFE-25 इंजन की 2 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये वर्जन 35,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने के लिए सक्षम होने वाला है और इसको खास करके ISR और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन के लिए डिजाइन किया जाने वाला है। और इसकी सबसे एम्बिशियस वेरिएंट के बारे में बात करें तो ये 10 टन क्लास की वेरिएंट होने वाला है, जो कि एक हेल क्लास की UCAV होने वाला है। ये ड्रोन 50,000 फीट की एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने में सक्षम होने वाला है और ये स्टेल्थ डिजाइन के साथ आने वाला है। इसका इंटरनल वेपन भी काफ़ी बड़ा होने वाला है, जिसमें स्मार्ट एंटी एयरफेयर वेपन के साथ साथ अल्फा स्वार्म ड्रोन सिस्टम और एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और 2032 तक इस 10 टन क्लास की वेरिएंट की टेस्ट फ्लाइट को करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि MK का मेन कंपेनियन बनने वाला है।
अगला अपडेट भारत और ब्रिटेन की एक नई मिसाइल डील को लेकर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और ब्रिटेन के बीच अभी एक बहुत ही बड़ी डिफेंस पार्टनरशिप की खबर सामने आई है, जहां दोनों देशों की तरफ से अभी 350 मिलियन पाउंड का मेजर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। इस डील के तहत ब्रिटिश कंपनी थेल्स की तरफ से इंडियन आर्मी को लाइटवेट मल्टी रोल मिसाइल को यानी कि LLM को सप्लाई करने की बात की गई है। ये वही मिसाइल है जिसे ब्रिटेन की तरफ से अभी यूक्रेन को डिलीवर किया जा रहा है और इनका यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी ये सिस्टम इंडियन आर्मी के आर्सेनल में शामिल होने वाला है। अब सवाल ये कि लाइटवेट मल्टी रोल मिसाइल क्या है, तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन स्टैंडर्ड की लाइटवेट प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल है जिसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर या फिर ग्राउंड लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। इसका डिजाइन शॉर्ट टू मीडियम रेंज के एंगेजमेंट के लिए बनाया गया है। खास तौर पर ड्रोन, हेलीकॉप्टर और लाइटली आर्मर्ड व्हीकल के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मिसाइल एक लेजर बीम राइडिंग गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है जो कि जैम रेजिस्टेंस होने के साथ साथ हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। कुल मिलाकर ये एक मल्टी रोल और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होने वाला है जो कि इंडियन आर्मी के एंटी ड्रोन और एंटी आर्मर ऑपरेशन में बहुत ही काम आ सकता है। भारत के लिए इस डील का सबसे बड़ा फायदा ये कि ये यूके और भारत की कॉम्प्लेक्स वेपन पार्टनरशिप का एक पहला स्टेप होने वाला है, जहां पर दोनों कंट्रीज अब वेपन्स की को डेवलपमेंट फ्रेमवर्क पर काम कर सकते हैं, जिसमें एडवांस मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी जॉइंटली डेवलप किया जा सकता है। इसी के साथ ही ब्रिटेन की तरफ से अभी ये भी कंफर्म किया गया कि दोनों देशों के बीच अभी नेवल शिप्स के लिए इलेक्ट्रिक पावर इंजन्स को भी डेवलप करने को लेकर एग्रीमेंट साइन किया गया। ये प्रोजेक्ट 250 मिलियन पाउंड का होने वाला है और इसका गोल एक इको फ्रेंडली हाई एफिशिएंसी प्रोपल्शन सिस्टम को डेवलप करने का होने वाला, जो कि आगे चल के इंडियन नेवी के फ्यूचर शिप में इंटीग्रेट किया जाने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अभी अपनी एयरवेज की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ी चिंता में पड़ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स अभी अंडरग्राउंड एयरबेस फैसिलिटी को डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे वो अपने फाइटर जेट, एवेक्स और यूएवी फ्लीट को फ्यूचर में इंडियन स्ट्राइक से सेफ रख पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बस 23 मिनट के अंदर ही भारत की तरफ से पाकिस्तान की 12 एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जिसमें पाकिस्तान की यूएवी हैंगर और एवेक्स हैंगर भी शामिल था। और ये सारे के सारे पाकिस्तान के हाई वैल्यू एसेट थे जिनको भारत की तरफ से बस 23 मिनट के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब इसको देखने के बाद पाकिस्तान को ये बात समझ में आ चुका है कि फ्यूचर में भी अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत ईजिली उनकी एसेट को या एयरवेज को टारगेट कर सकता है और उनकी वर्तमान की इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंसिव सिस्टम भारत के अटैक से उनको सेफ नहीं रखने वाले। इसी वजह से भी भारत की ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसे मिसाइल के हमलों से अपनी एयर एसेट को सेफ रखने के लिए पाकिस्तान की तरफ से अभी अंडरग्राउंड फैसिलिटी को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जहां पर वो सेफली अपनी एयरक्राफ्ट को रख सकते हैं। ऐसा करने से अगर भारत उन पर स्ट्राइक भी करता है तो उनकी एयरक्राफ्ट डैमेज नहीं होने वाला। उनको ये बात भी अभी अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि एरियल वॉरफेयर में अभी उनके पास इंडियन एयरफोर्स के अगेंस्ट BVR एडवांटेज मौजूद है, लेकिन एयर टू ग्राउंड अटैक में वो इंडियन एयरफोर्स का सामना नहीं कर सकते। इस वजह से जंग जैसे हालात में भले ही इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट एंगेज ना हो, लेकिन ब्रह्मोस जैसे मिसाइल अकेले ही पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी को तोड़ सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान अंडरग्राउंड फैसिलिटी बना लेता है तो तब वो सेफली अपनी एयरक्राफ्ट को वहां पे रख सकते हैं, जहां पर उनको टारगेट करना भारत के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये भारत की ब्रह्मोस या फिर स्कैल्प जैसे स्टैंड अप मिसाइल के अगेंस्ट में पाकिस्तान का मास्टर प्लान होने वाला है। लेकिन यहाँ पर अंडरग्राउंड फैसिलिटी को और एयरवेज को बनाना बहुत ही कॉस्टली होने के साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी बनने वाला है, जिनको बनाने के लिए वैसे भी कई साल लग जाएंगे। और पाकिस्तान के करंट इकोनॉमिक कंडीशन और फॉरेन लोन डिपेंडेंसी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए फंड को अरेंज करना पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल बना सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर पाकिस्तान इससे अंडरग्राउंड फैसिलिटी को बना भी लेता है, जिससे चाहे उनके एयरक्राफ्ट सेफ हो जाएंगे, लेकिन अगर उनकी रनवे को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो वो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ही नहीं कर पाएंगे। मतलब ऐसा होने से पाकिस्तान अपनी एयरक्राफ्ट की सर्वाइवलिटी रेट को तो इंक्रीज कर सकता है, लेकिन उनकी ऑपरेशनल रेडीनेस अभी भी उनके लिए एक मेजर चैलेंज बनने वाला है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।